Hello everyone, welcome to my channel Tuition Mate and today we are going to discuss about today's चंडीगढ़ पीआरटी पेपर। तो आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे पहले 30 क्वेश्चंस को कि पहले 30 क्वेश्चंस के आंसर क्या होने चाहिए और मैं आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करके भी बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन्होंने जो 30 क्वेश्चन आए थे उसमें जीके आया था। ठीक है, ये जीके वाला सेक्शन है। तो जीके में देखो इन्होंने पूछा था कि 22 जुलाई 2023 को, ठीक है, on 22nd July 2023, which Indian naval vessel was decommissioned and handed over to the Vietnam's People's Navy in a ceremony held at Cam Vietnam। तो ये ठीक है कि कौन से वाले इंडियन वेसल को, नेवल वेसल को डिसकंटिन्यू करके, ठीक है, डीकमीशन करके और उसको वियतनाम को हैंड ओवर कर दिया। तो ये था INS किरपान। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि विच चेस प्लेयर वन द फीडे ग्रैंड स्विस ओपन टाइटल 2023। तो देखो जो फीडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट होता है ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। अगर आप इसको जीत जाते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए। और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जो है, ठीक है, ये वो टूर्नामेंट है कि जब आप इस टूर्नामेंट को जीतेंगे तो आप वर्ल्ड चैम्पियन को आप चैलेंज कर सकते हैं। तो इसमें विदित गुजराती जीते थे। जो इस बच्चे ने लगाया वो गलत लगा रखा है। विदित गुजराती ने ओपन सेक्शन में, यानी कि जिसमें वुमेन मैन दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें गुजरात के विदित गुजराती ने जीता था। ठीक है, और ये इंडियन है हमारे। ठीक है, और जो वुमेन सेक्शन था वो भी इंडियन ने जीता था, वो R वैशाली ने जीता था। याद रखिएगा ये बात भी और नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। और अभी जो कैंडिडेट्स हुआ है, कैंडिडेट्स में भी इंडियन जीते हैं। आज तक के यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन चैलेंजर बने हैं D गुकेश। ठीक है, डोमा राजू गुकेश। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो कि डिंग ले रहे हैं, जो कि वर्ल्ड चैम्पियन है। इनको चैलेंज करेंगे नवंबर में। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया नेवर सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी इंडियन स्टेट। तो देखो मोरारजी देसाई भी, मतलब ये सारे PM रह चुके हैं और इनमें से ये 3 जो हैं ये CM रह चुके हैं। ठीक है, चंद्रशेखर जो है ये CM नहीं रहे। मतलब देखो ये PM रहे हैं, एक दूसरे वाले चंद्रशेखर है वो CM रहे, मतलब सेम चंद्रशेखर PM CM नहीं रहे। ठीक है, बाकी मोरारजी देसाई, VP सिंह और PV नरसिम्हा राव ये सब के सब, ठीक है, CM भी रहे और PM भी रहे। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना जो PM मोदी ने लॉन्च किया हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, ये जो योजना है वो किस चीज़ के लिए। अब यहाँ पे देखो फाइनेंशियल असिस्टेंट तो है ही नहीं, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स ये भी नहीं है, ये हर किसी को पता है। लेकिन बच्चे इसमें कन्फ्यूज होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर सब्सिडाइज मेडिसिन है। ठीक है, तो इसका आंसर है सब हेल्थ इंश्योरेंस। ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है जो हमारे PM ने लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज मिलिट्री कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन रिपब्लिक डे पैरेड इन 2024। तो ये फ्रेंच मिलिट्री थी जिन्होंने हमारे साथ रिपब्लिक डे पैरेड पे मार्च किया था। ठीक है, पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमेशा हर साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन पे कि अंडर इंडियन स्पेस प्रोग्राम द एब्रीविएशन GSLV स्टैंड्स फॉर। कि GSLV जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब ये थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इस पे आमतौर पे गलती करते हैं। तो इसका है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो व्हीकल जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को लॉन्च करता है। ठीक है, फिर अगला है विच फंडामेंटल राइट इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अधिकार है, ठीक है, वो कौन सा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है जो हमें दिया गया फंडामेंटल राइट, जो हार्ट एंड सोल कहलाता है, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, संवैधानिक उपचारों का नियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है। कि कौन से देश हैं जिसमें, मतलब G20 जो ग्लोबल 20 देशों का जो ग्रुप है उसमें कौन सा, इनमें से कौन सा देश है जो G20 का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो टर्की भी है, इंडोनेशिया भी है, मैक्सिको भी है। याद रखिएगा सिंगापुर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर सिंगापुर हो जाएगा। फिर है मैक्सिमम एज फॉर एन एलिजिबल गर्ल फॉर ओपनिंग एन अकाउंट इन सुकन्या समृद्धि योजना इज अप टू। सुकन्या समृद्धि योजना जो है, ठीक है, ये भी हमारे गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। इसमें अधिकतम मैक्स टू मैक्स कितनी एज होनी चाहिए लड़की की जब वो इसमें सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वो अपना अकाउंट खुलवा सकती है, मतलब उससे ज़्यादा होने पे वो नहीं खुलवा सकती। तो इसका आंसर 10 साल है। देखो 10वें क्वेश्चन का आंसर 10। ठीक है, आगे आते हैं कि व्हाट वाज द प्राइमरी रीज़न फॉर द एस्टेब्लिशन ऑफ G20। देखो G20 एस्टेब्लिश इसलिए किया गया था कि जो क्या हुआ था कि
सॉरी एशिया कह रहा हूँ मैं, तो जो इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स आई थी उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए। तो देखो ये फ्री ट्रेड इश्यूज़ तो होगा नहीं, और टेररिज्म का तो दूर दूर तक लेना नहीं है, ग्लोबल पीस का भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मेन रीज़न होगा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इश्यूज़ के, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उसको टैकल करने के लिए ही देखो प्राइमरी रीज़न ये था। अब उसके सब जब एक ग्रुप बन जाता तो फिर वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स पे डिस्कस करते हैं, लेकिन प्राइमरी रीज़न क्या था, वो था मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इश्यूज़। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन कि द सेंट्रल डोम, जो गुंबद है राष्ट्रपति भवन का, जो बीच वाला, वो किस चीज़ से इंस्पायर्ड है, वो किस से इंस्पिरेशन लेके उसको बनाया गया। तो इसका आंसर है सांची स्तूप। ठीक है, सांची स्तूप जो बौद्ध लोगों का है, उससे इंस्पायर होकर ही राष्ट्रपति भवन का डोम बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कि इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के हिसाब से नहीं है वो, है ना। देखो फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये सब का संविधान में जिक्र है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो ग्रुप है वो संविधान के अनुसार नहीं बना, तो इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं कहलाएगा। फिर अगला आता है कि विच कंट्री इज सेट टू होस्ट 2026 विंटर ओलंपिक्स, कि 2026 में जो विंटर ओलंपिक्स होने वाला है वो कौन होस्ट करने वाला, तो वो इटली होस्ट करने वाला है। इटली के 2 शहर हैं, वहाँ पे ये सारा वो होगा। ठीक है, होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन, इन विच ऑफ दिस मीडिया इज अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिक्वली एट द सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट। मतलब ये कि अगर, ठीक है, कि तुम पानी ले लो, ठीक है, तुम मस्टर्ड ऑयल ले लो, तुम ग्लिसरीन ले लो, तुम क्या कहते हैं कैरोसिन ले लो, और सब में लगभग सेम एंगल पे तुम लाइट रे को डालो अगर, तो सबसे ज़्यादा बेंड कौन होगा, झुकेगा कौन सबसे ज़्यादा किस एंगल पे। तो देखो हमें पता है कि जब भी रेयरर मीडियम से, ठीक है, डेंसर मीडियम में कोई भी लाइट जाती है तो वो बेंड होती है, लेकिन कितना बेंड होती है, जो जितना ज़्यादा डेंसर वो उसमें लाइट रे उतना ज़्यादा बेंड होती है। तो सबसे ज़्यादा डेंसर इसमें ग्लिसरीन है, तो इसमें जो एंगल होगा बेंडिंग का वो भी सबसे ज़्यादा होगा लाइट रे का ग्लिसरीन में। ठीक है, फिर आगे आते हैं। अब यहाँ से देखो 15 क्वेश्चन तक जीके था, अब रीजनिंग है, अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, और इसे कैसे सॉल्व करना है ये भी हम इसको हम क्या कहते हैं समझेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे, और बच्चे काफ़ी मतलब अच्छे बच्चे कन्फ्यूज़ हुए हैं। ये जिस भी बच्चे का क्वेश्चन पेपर है मैंने देखा, उसने काफ़ी सारी गलतियाँ कर रखी है, बट कोई नहीं, ऐसा होता है एग्ज़ाम प्रेशर में। ठीक है, तो देखते हैं कि देखो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। उसने बोला कि 6 बुक्स हैं, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो हमने क्या किया कि भाई ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 कॉलम बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ रहे हो बात। और 6 बुक्स कौन कौन सी है भाई, तो वो हम अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स लिखने वाले हैं, ठीक है, और मतलब वो बुक्स लिखने वाले हैं, या बुक्स कह लो आप, ठीक है। और वो बुक्स किसकी है, देखो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 6 बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी आर अरेंज्ड इन अ फाइल, एक गठरी में रखे हुए हैं, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, यानी यहाँ भी जो ऑर्डर दिया गया वो ऑर्डर ज़रूरी नहीं है। ईच बुक बिलोंग्स टू डिफरेंट पर्सन, हर किताब किसी और की है। हुज नेम्स आर देबाशीष, हर्ष, विश्वास, रवि, संजय और नीता, और उनके नाम है देबाशीष, हर्ष, विश्वास, रवि, संजय और नीता। अब इन्होंने कुछ कंडीशन दे दी कि भाई 6 किताब है, 6 बंदे हैं, ये किताब ऐसे रखी है, ये किताब इसकी है, उसके हिसाब से तुम्हें बताना कौन सी किताब किसकी है। ठीक है, तो हम सारे कंडीशन को देखेंगे। देखो क्या कह रहा है, इंग्लिश बुक विच इज़ कैप्ट ऑन द टॉप, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इंग्लिश लिख देंगे भाई कि सबसे टॉप पे क्या है, इंग्लिश। फिर क्या कह रहा है, बिलोंग्स टू देबाशीष, ये किसकी है, देबाशीष की, तो यहाँ पे हम देबाशीष लिख देंगे। ठीक है, ये पर्सन वाला कॉलम हो गया। फिर क्या कह रहा है, देखो साइकोलॉजी बुक विच इज़ कैप्ट एट द बॉटम डज नॉट बिलोंग टू संजय और रवि। अब साइकोलॉजी सबसे नीचे है, यानी 6ठे नंबर पे रखी हुई है, लेकिन वो किसकी नहीं है, वो कह रहा है कि संजय या रवि की नहीं है, तो हम भाई संजय की नहीं है और रवि की नहीं है, ये बात भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, कट कर दिया हमने। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक्स बुक्स बिलोंग्स टू हर्ष, इकोनॉमिक्स हर्ष की है, एंड इज़ कैप्ट इमीडिएटली बिलो हिंदी, हिंदी के नीचे है। अब एक बात बताओ, अगर पहले पे इंग्लिश आ गई और तो दूसरे पे तो इकोनॉमिक्स हो ही नहीं सकता ना, इको यहाँ पे हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि यहाँ वो हिंदी के नीचे होगा, और इससे ऊपर तो अगर हम इको यहाँ रख देंगे तो इससे ऊपर हिंदी नहीं हो सकता। इसका मतलब 3 4 5 में से ही मतलब इको होगा। ठीक है, अब आगे हम तो अभी इसको फिलहाल के लिए होल्ड पे रखते हैं, यहाँ पे हमने इको कट लगा लिया। अगले देखते हैं, कह रहा है हिस्ट्री बुक इज़ इमीडिएटली अबव ज्योग्राफी एंड इमीडिएटली बिलो इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के नीचे जो है वो हिस्ट्री की किताब है, तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो यहाँ भी नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात, क्योंकि इसके नीचे अगर इको यहाँ पे हुआ तो इसके नीचे तो फिर वो ज्योग्राफी की किताब आनी है, तो वो कैसे आएगी। समझ रहे हो बात, तो इसीलिए दूसरे पे इको नहीं हो सकता, 5वें पे नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, चौथे के हिसाब से कहते हैं, क्या कह रहा है, हिस्ट्री बुक इज इमीडिएटली अबव ज्योग्राफी। ठीक है,
एंड इमीडिएटली बिलो इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री इकोनॉमिक्स के नीचे है और ज्योग्राफी के जस्ट ऊपर है। अब ठीक है, तो अब हम हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करते हैं। अगर मान लो कि मैं हिस्ट्री यहाँ रखता हूँ सपोज़, ठीक है, अगर मैं यहाँ हिस्ट्री रखता हूँ, ठीक है, हिस्ट्री रखता हूँ यहाँ पे, बट यहाँ नहीं रख सकता ना क्योंकि वो ज्योग्राफी के ऊपर है, ठीक है। तो ज्योग्राफी मान लो यहाँ रखते हैं हम, यहाँ पे हम ज्योग्राफी रखते हैं, ठीक है। तो इसके जस्ट ऊपर क्या है, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री बुक इज इमीडिएटली अबव ज्योग्राफी, ठीक है, एंड इमीडिएटली बिलो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स तीसरे पे आ जाएगा, है ना, बिल्कुल सही बात। और क्या कह रहा है कि हिस्ट्री बुक और देखो हाँ, और इकोनॉमिक्स से जस्ट ऊपर क्या था, हिंदी था, तो यहाँ पे हिंदी आ जाएगा, है ना, सिंपल है। तो ये देखो हमारा सब्जेक्ट का तो कॉम्बिनेशन बन गया। अब देखो पर्सन का देखते हैं, कह रहा है हिंदी बुक बिलोंग्स टू नीता, हिंदी नीता की है, तो भाई यहाँ नीता लिख लेते हैं, ठीक है, हिंदी नीता की है। फिर क्या कह रहा है, और हिस्ट्री जो है वो रवि की है। अब देखो हिस्ट्री अगर रवि की है, ठीक है, हिस्ट्री रवि की, और अच्छा इकोनॉमिक्स भी उसने बोला था किसकी है, हर्ष की है, देखो ये हर्ष की है। अब सिंपल सी बात देखो भाई कि इसने कहा था कि साइकोलॉजी ना तो संजय की है ना रवि की, ठीक है। तो अब बंदा कौन सा बचा, देखो देवाशीष हो गया, ठीक है, हर्ष हो गया, विश्वास नहीं हुआ, है ना। तो इसका मतलब साइकोलॉजी किसकी होगी, विश्वास की होगी, ठीक है। और ज्योग्राफी किसकी बचा संजय, तो संजय की होगी, ठीक है। इस तरीके से इसको पहले अपने चार्ट बना लेना है। और देखो यहाँ पे इसने 2 ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं, पर किसी किसी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर उस चार्ट के हिसाब से आंसर देना। उसने बोला मनोविज्ञान पुस्तक किसकी है, अब साइकोलॉजी बुक उसने पूछा किसकी है, तो विश्वास की है। देखो इस बच्चे ने गलत किया, निर्धारित नहीं किया जा सकता। फिर कह रहा है कौन सी किताब नीचे से चौथी है, अब नीचे से भाई 1 2 3 4, चौथे पे इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स इसका आंसर हो जाएगा, है ना। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, DMV MVE MEU और QZI, ठीक है। अब कह रहा है इनमें से ऑड वन आउट छाटो, ठीक है, कि अलग सॉरी अलग नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या कह रहा है, AJS GPY, ठीक है, कॉमा क्वेश्चन मार्क, और फिर SBK कॉमा YHQ। और इन कह रहे ये ऑप्शन है, इनमें से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, देखो इसको नंबरिंग डाल लो। अब A कितने पे आता है, 1 पे, J कितने पे आता है, ठीक है, ये आता है तुम्हारा 10 पे, ठीक है, S कितने पे आता है, 19 पे, G 7 पे, P 16 पे, Y 25 पे, ठीक है, S 19 पे, B 2 पे, K आता है तुम्हारा 11 पे, ठीक है, Y 25 पे, H 8 पे, Q 17 पे, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, तुम गौर से देखो, यहाँ +9 हो रहा है, देखो +9, 10 9 +9, 7 9 +9, 16 9 +9, ठीक है। 19 और 2 में भी +9 हो। अब कैसे कहोगे भाई, S के बाद तुम 9 बार आगे चलो ना, S के बाद TUV, ठीक है, WXYZAB, मतलब Z खत्म होने के बाद वापस से A से स्टार्ट कर देना, तो +9 हो रहा है यहाँ भी +9, यहाँ भी +9, क्योंकि 25 के बाद Z हो जाएगा 26वां, तो वो 1 हो गया, और उसके बाद 8, तो 9 हो गया ना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो 8 से 17 में ये भी +9, सब में +9 है, तो जो यहाँ पे होगा इसमें भी +9 होगा। बट अब यहाँ देखो, यहाँ स्टार्ट A से हो रहा है 1 पे, दूसरा G से स्टार्ट हो रहा है 7 पे, तो 1 के बाद 7 यानी 6 का गैप है, फिर 7 के बाद अगले पे 6 का गैप होना चाहिए, यानी 13वें वाले पे जो होगा, फिर 13 के बाद 6 यानी कि 19 पे, देखो है ना, 19 के बाद 6 यानी 25 पे, तो 13 पे क्या आता है, M आता है, तो हमारा आंसर M से स्टार्ट होगा, यानी ये ऑप्शन गलत है। फिर अब आगे देखो, ये 10 पे था, ये 16 पे 6 का गैप है, 16 के बाद तुम्हारा 2 पे है ना, 16 6 10 6 16 है, और 16 के बाद ठीक है, सॉरी, अब यहाँ देखो J है 10 6 16, 16 6, हाँ 16 के बाद आना चाहिए ना, 16 6 22 पे आना चाहिए, तो 22 पे देखो क्या आता है, 22 पे V आता है, ठीक है, 22 और 22 पे 6 करोगे तो क्या हो जाएगा, 28 यानी 2, ठीक है। और फिर क्योंकि अब 26 तक Z और 2 पे A भी आ जाएगा, है ना, तो MV वाला आंसर आ जाएगा हमारा, ये आंसर हो गया MV, ठीक है। अगला देखो, फिर क्या कह रहा है कि अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, है ना, कह रहा है कि इसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करो। तो भाई सिंपल है, देखो ये पहले लेटर्स होते हैं ABCD, लेटर्स से क्या बनता है भाई, लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से क्या बनता है, वर्ड से बनता है फ्रेज, फ्रेज से क्या बनता है, सेंटेंस, और सेंटेंस से क्या बनता है, पैराग्राफ। तो ये काफ़ी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इजी था। लेटर्स 4 पे आता है, ठीक है, वर्ड हमारा 1 पे आता है, फ्रेज हमारा 5 पे आता है, सेंटेंस हमारा 3 पे आता है, पैराग्राफ हमारा 2 पे आता है, ठीक है। तो 4 1 5 3 2 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D।
फिर देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है माइथोलॉजिकल शब्द के पहले और अंतिम अक्षरों की स्थिति आपस में बदल दी जाए। तो देखो माइथोलॉजिकल वर्ड लिखा हुआ है, कह रहा है कि इसका लास्ट और फर्स्ट बदल दो, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे एम हो जाएगा और यहाँ पे एल हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, सिमिलरली द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड सेकंड लास्ट लेटर्स, मतलब वो पूरा ही चेंज कर दे, ठीक है। तो MYTHO, ठीक है, LOGICA, ठीक है। माइथोलॉजिकल उल्टा लिख देना बेसिकली। कह रहा है तो कह रहा है कि 8वां लेटर बाएं साइड से, यानी यहाँ से 8वां लेफ्ट साइड से है ना, लेफ्ट है ये, कह रहा है 8वां लेटर। तो नंबर डालो, अच्छा गिनना कभी भी मत, गिनोगे तो क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाता है, आंसर कई बार गलत करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे क्या है, ओ, तो ओ इसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट, कह रहा है इसमें से ऑड वन आउट छाटो। तो ऑड वन आउट में क्या है, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे JQK, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन के आंसर ना कुछ भी होते हैं, आप तो मैं अपने हिसाब से जो मुझे बेस्ट लग रहा है मैं वो बता देता हूँ, बाकी आप लोग देख लेना इसमें कुछ और लॉजिक लग रहा हो तो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी नंबर से कर लो भाई। J कितने पे आता है, 7 पे। Q कितने पे आता है, 17 पे। K कितने पे आता है, 11 पे, ठीक है। B कितने पे आता है, 2 पे। Y कितने पे आता है, 25 पे। C कितने पे आता है, 3 पे, ठीक है। और LRM में देखो L आता है 12 पे, R आता है 18 पे, और M आता है 13 पे, O में आता है 15, P 16 और X 24, ठीक है। अब मैंने देखो मेरे को जो लॉजिक लगा कि सबका सम कर लो और देख लो कि भाई 5 का मल्टीपल कौन नहीं है। तो देखो 17 और 7 24, एक 25 10 35, इसका सम 35 हो गया, ठीक है। इसमें देखो 22 5 22 3 25, 25 5 30, ये भी 5 का मल्टीपल है। इधर देखो भाई 24 6 30 10 40 10 50 5 55, 5 का मल्टीपल है। यहाँ देखो 12 18 30 30 10 40 3 43, तो ये नहीं है। मेरे हिसाब से इसका आंसर LRM होना चाहिए। बाकी मेरे को तो देखो इससे कुछ बेस्ट लॉजिक मिला नहीं, बाकी हो सको अगर आपके पास इससे कोई बेस्ट लॉजिक तो आप कमेंट में बताएं, ठीक है। 22वें क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये कुछ कोड दिए हुए किसी लैंग्वेज में, कह रहा है तो येलो फ्लावर का मतलब बताओ। देखो लेली ब्रून कहते हैं येलो हैट को, पेल्का फ्रोटी कहते हैं फ्लावर गार्डन को, फ्रोटी मिक्स कहते हैं गार्डन सलाद को। तो कह रहा है कि येलो फ्लावर किसको खाएंगे, ठीक है। देखो अगर येलो इसमें शुरुआत में है तो अगर तुम मान लो दो चीज़ें कर सकते हो, या तो तुम लेली मान लो येलो के लिए या ब्रून मान लो, ठीक है। तो अगर अब पहला ऑप्शन वाइज देखते हैं, लेली फ्रोटी देखते हैं। इसका मतलब इसने येलो पहले है तो इसने येलो लेली को येलो लिया है, देखो लेली येलो, तो इसका मतलब फ्रोटी पहले है तो गार्डन होना चाहिए, लेकिन येलो फ्लावर पूछा है तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। फिर देखो लेली ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा, तो पहला ऑप्शन हमारा होगा नहीं। फिर कह रहा है लेली, बाकी भी देख लेते, देखो प्लेका ब्रून, अब प्लेका फ्लावर के लिए है, ठीक है। तो तुम दूसरे वर्ड के लिए पहला वर्ड ले रहे हो, यहाँ पे तुम पहले के लिए पहला ले रहे हो, तो यहाँ पे तुम दूसरे के लिए पहला कैसे ले सकते हो, तो ये होगा नहीं। फ्रोटी ब्रून भी नहीं होगा, क्यों, देखो ब्रून यानी तुम येलो दूसरे के लिए पहला ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तुम दूसरे के लिए दूसरा कैसे ले सकते हो, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लेली प्लेका। अब आते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 23 से जो 26 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, इस क्वेश्चन से काफ़ी मज़ा ही आ गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें काफ़ी लॉजिकली इसमें मतलब आपको दिमाग लगाना है। मुझे तो लगता है इन्हें टीचर नहीं चाहिए, इन्हें होटल का मैनेजर चाहिए, ठीक है। इन्होंने इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना के इस क्वेश्चन को दिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इसमें आपकी एक चार्ट बनेगा और एक चार्ट के बाद आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। उसने क्या कहा है, देखो कि ये रिजॉर्ट है, अच्छा हिंदी में मत पढ़ना, अब दिखाता हूँ क्यों। कह रहा है कोई भी व्यक्ति कमरा C या F में रहने को तैयार नहीं है, मिस्टेक देखो यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, नो मैन। अब यहाँ पे मैन और वुमेन की बात है भाई, व्यक्ति, अब यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था कोई भी पुरुष, है ना, क्योंकि स्त्री तो रह सकती है उस कमरे में, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने कितनी बड़ी मेजर मिस्टेक की है। खैर हम इस चीज़ को अभी ध्यान नहीं देंगे, अभी हम अपने क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ के करेंगे सॉल्व। देखो क्या कह रहा है, रिजॉर्ट है 6 रूम, कि एक रिजॉर्ट है उसमें 6 रूम है, ठीक है। ABCDEF, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ABCDE और F, हमारे पास 6 कमरे हैं, ठीक है। कह रहा है A and C कैन एकोमोडेट 2 persons each, कि A में 2 इंसान रह सकते हैं, C में भी 2 इंसान रह सकते हैं, बाकी सब में एक एक रह सकते हैं भाई, ऐसा उसने कहा है कि A and C कैन एकोमोडेट 2 persons each, द रेस्ट कैन एकोमोडेट ओनली 1 person each। पहला लाइन हमारा काम खत्म। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है 8 persons PQRSTUW and X are to live in these rooms, कि भाई PQRSTUW, अच्छा V नहीं है तो ध्यान रखना इस बात का, WX, ये 6 पर्सन है इन 8 लोग हैं
इनको भी क्या कहता है, इसमें रहना है, इन कमरों में रहना है, ठीक है। 2 2 4 5 6 7 8 लोगों की कैपेसिटी, 8 लोग हैं, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, क्यू टी एंड एक्स आर फीमेल्स। तो देखो फीमेल्स कौन कौन सी है भाई, फीमेल्स है क्यू टी और कौन सी है, एक्स। और मेल कितने हो गए भाई बचे हुए, पी आर एस यू और डब्ल्यू, ये मेल है ये फीमेल है। अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पर्सन ऑफ डिफरेंट जेंडर कैन नॉट बी पुट टुगेदर इन द सेम रूम। यानी कि फीमेल और मेल एक साथ एक कमरे में नहीं रह सकते, या तो मेल मेल रहेगा या फीमेल फीमेल, यानी ए में या तो मेल मेल रहेगा या फीमेल फीमेल, सी में मेल मेल या फीमेल फीमेल, बाकी का ऐसा कोई मसला नहीं है। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखना। अब कह रहा है देखो तीसरा कह रहा है, नो मैन इज़ विलिंग टू लिव इन रूम सी और एफ, कि सी में, इस वाले में भैया और इस वाले में कोई भी मैन नहीं रहना चाहता, मर्द नहीं रहना चाहता कोई भी, तो वुमेन रहेगी। अब इसमें दोनों वुमेन रहेंगे, यानी कि इसमें क्या आएंगी, 2 वुमेन आ जाएंगी, ठीक है, और इसमें भी क्या आएगी, वुमेन आएगी। ध्यान से समझना बात को। अब क्या कह रहा है, तो अब जाने कि इसका मतलब, और देखो 3 ही फीमेल ही है, तो बाकी सब में मेल आएंगे, इसका मतलब समझ रहे हो बात। अब इसमें क्यू टी और एक्स में से कोई आएंगे, आप ध्यान से देखना। कह रहा है पी वॉन्ट्स टू लिव अलोन बट डज नॉट वॉन्ट टू लिव इन रूम बी और डी, कि भाई पी अकेला रहना चाहता है। अब जाहिर, तो इसका मतलब पी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, ए में नहीं आएगा क्योंकि वो शेयर नहीं करना चाहता ना। और बट डज नॉट वॉन्ट टू लिव इन रूम बी और डी, ठीक है, और वो बी और डी में भी नहीं रहना चाहता, ना यहाँ रहना चाहता है वो, ना यहाँ रहना चाहता। इसका मतलब पी कहाँ रहेगा, ई में, सिंपल सी बात, क्योंकि भाई ना वो बी डी में रहना चाहता है, ए में वो रह नहीं सकता क्योंकि वो शेयर नहीं करना चाहता, तो वो ई में रहेगा। कह रहे एस नीड्स अ पार्टनर, अब एस को एक पार्टनर चाहिए, ठीक है, एस को पार्टनर चाहिए, ध्यान समझना, बट इज़ नॉट रेडी टू लिव विद एदर यू और डब्ल्यू। अब एस को पार्टनर चाहिए, इसका मतलब वो जाहिर सी बात है वो ए रूम में रहेगा, क्यों, क्योंकि उसी में 2 लोग रह सकते हैं, और लेकिन वो यू और डब्ल्यू के साथ नहीं रहना चाहता। तो देखो एस यू और डब्ल्यू के साथ नहीं रहना चाहता, और पी ऑलरेडी रह चुका है, तो इसका मतलब एस को किसके साथ रहना पड़ेगा, आर के साथ, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आगे देखो, एक्स डज नॉट वॉन्ट टू शेयर हर रूम, एक्स रूम शेयर नहीं करना चाहती, तो अब फीमेल में एक्स रूम शेयर नहीं करना चाहती, तो इसका मतलब वो सी में नहीं रहेगी, वो एफ में रहेगी, और तो सी में कौन रहेगा, बची हुई 2 वुमेन क्यू और टी, समझ रहे हो, क्योंकि 2 वुमेन सेम जेंडर ही वाले ही रहेंगे, है ना, अपोजिट जेंडर वाले नहीं रह सकते। अब जो बचा बी और डी बचा, और 2 लोग बचे हैं यू और डब्ल्यू, तो यू को कहीं भी रख लो, मतलब इन दोनों में से या तो बी में रहेगा या डी में। अब देखो कितने प्यार से तुम्हारे चारों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कमरा ई में रहेगा, ई में से कौन रहेगा भाई, ई में पी रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी। अब इसने देखो लिखा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो क्या है, तो ये गलत लिखा है इन्होंने। फिर कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूम्स विल यू लिव, कि यू किस में रहेगा, तो यू या तो देखो, अब कई बच्चे बी देख के मार देंगे जल्दी से क्योंकि उसने बी में यू लिखा था, नहीं, बी या डी में से किसी में भी रह सकता है, क्योंकि हमारे पास 2 कमरे खाली रह गए थे ना, कि उसमें से कि मैंने बोला था किसी में भी यू और डब्ल्यू को रख लो। फिर कह रहा है एक्स निम्नलिखित में से किस कमरे में रहेगा, तो एक्स किस में रहती है, एफ में रहती है ना। और फिर कह रहा है कि अब तक की रहने की व्यवस्था को पूरा करने के लिए दिए गए कथनों में से किसकी आवश्यकता नहीं है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज नॉट नीडेड टू कंप्लीट द लिविंग अरेंजमेंट सो फार। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया गया है, क्या इनमें से ऐसा कोई है जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें इस आंसर को सॉल्व करने के लिए, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, हमें हर स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल आर नेसेसरी, है ना। तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिच मर्चेंट हैड कलेक्टेड मैनी गोल्ड कॉइन्स, कि एक बहुत अमीर व्यापारी है, उसने बहुत सारे सोने के सिक्के इकट्ठा कर लिए, ठीक है। ही डिड नॉट वांट एनीबडी टू नो अबाउट हिम, वो नहीं चाहता कि कोई उसके पास कोई जाने कि उसके पास कितने सिक्के हैं। वन डे हिज वाइफ आस्क्ड, एक दिन उसकी वाइफ ने पूछ लिया, वाइफ को तो बताना ही पड़ेगा ना भाई, वुमेन सुप्रीमेसी, ठीक है। तो आगे देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स डू वी हैव, तो उसके पास, तो उसने पूछ दिया उसकी वाइफ ने कि भाई बताओ हमारे पास कितने गोल्ड कॉइन्स हैं। आफ्टर पॉजिंग फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर रुका वो, ही रिप्लाइड वेल, उसने बोला कि ठीक है चलो मैं बताता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक पजल दूंगा। इफ़ आई डिवाइड द कॉइन्स इनटू 2 अनइक्वल नंबर्स, कि अगर मेरे पास जितने सिक्के हैं उसको मैं 2 हिस्सों में अगर बांट देता, 2 हिस्सों में जो बराबर नहीं है, देन 48 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स, तो उन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा उसका 48 गुना जो होगा वो बराबर होगा इक्वल्स द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द 2 नंबर्स, उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के। अब देखो समझते हैं, तो उसके पास कितने सिक्के थे हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि उसने जो 2 हिस्से किए ना वो एक एक्स किया और एक वाई किया, तो उसके पास टोटल इसका मतलब कितने सिक्के थे,
एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि एक्स बड़ा नंबर था उन दोनों में से, मतलब अब कितना भी रहा होगा, मान लो 100 रहा होगा तो उसमें से एक 60 एक 40 इस टाइप से। तो हम एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो एक्स हम बड़ा मान लेते हैं, वाई छोटा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है एक्स माइनस वाई, इसका 48 गुना वो बराबर है इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस के। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। देखो फिर से पढ़ देता हूँ मैं। वेल इफ़ आई डिवाइड द कॉइन्स इनटू टू अनइक्वल नंबर्स देन 48 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इक्वल्स द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, है ना। द वाइफ लुक्ड पजल्ड, वाइफ एकदम भाई हो गई परेशान कि ये क्या हो गया, ये क्या बता दिया इसने, खतरनाक सा मैथ, मेरी मैथ तो अच्छी है नहीं, चलो छोड़ो, मुझे नहीं जानना कितने सोने के सिक्के हैं, ठीक है। लेकिन हमें जानना क्योंकि हमें एग्जाम पास करना है। तो आगे देखो, कैन यू हेल्प द मर्चेंट्स वाइफ बाई फाइंडिंग आउट हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स द मर्चेंट हैज़। तो क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? बिल्कुल मदद कर सकते हैं। सिंपल से इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। देखो 48 एक्स माइनस वाई को हम वैसे ही रख देते हैं, बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, एक्स प्लस वाई बराबर में 48 आ जाएगा। और इतने ही तो टोटल उसके पास सिक्के थे शुरू में, यानी उसके पास 48 सिक्के थे। सिंपल सा क्वेश्चन। आगे देखो, कह रहा है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन ट्रांसलेट स्कैन टैक्स दैट यू कैन एडिट। कह रहा है कि भाई मान लो ये कुछ लिखा हुआ है, मैं इसी को अपने फ़ोन से क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक स्कैन कर रहा हूँ, और स्कैन करके ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, लिखी हुई जो चीज़ है, देखो फोटो को तो हम स्कैन करते हैं, लेकिन जो ये लिखी हुई चीज़ है क्या हम इसमें एडिट कर सकते हैं? तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? अगर आपने कैम स्कैनर यूज़ किया होगा जिसे इंडिया ने बैन कर दिया है, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है OCR, ठीक है। आमतौर पर अब काफ़ी सारे स्कैनर्स में आने लगा है। तो OCR जिसे कहते हैं ऑप्टिकल, ठीक है, कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है, OCR, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहा है कि ए सर्वे ऑन अ सैम्पल ऑफ 25 न्यू कार्स बीइंग सोल्ड एट अ लोकल ऑटो डीलर वाज कंडक्टेड टू सी विच ऑफ द 3 पॉपुलर ऑप्शंस एयर कंडीशनिंग, रेडियो एंड पावर विंडोज़ वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ठीक है। कि कह रहे हैं कि भाई 25 कारों का सर्वे किया गया, ठीक है, कि भाई आपके पास 25 कार है, उसमें से देखते हैं क्या क्या है। तो वो 3 फीचर्स को देख रहे थे कि भाई कौन सी कार है जिसमें AC है, कौन सी कार है जिसमें रेडियो है, कौन सी कार है जिसमें पावर विंडोज़ है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, द सर्वे फाउंड 15 had air conditioning, 2 had air conditioning and power windows but no radios, 12 had radio, 6 had air conditioning and radio but no power windows, 11 had power windows, 4 had radio and power windows, 3 had all 3 options which what is the number of cars that had none of the option। okay, तो कह रहा है कि हमसे वो बेसिकली पूछ रहा है कि बताओ ऐसी कितनी कारें हैं 25 में से जिसमें ना तो रेडियो है, ना AC है, ना पावर विंडोज़ है। तो अब देखो, अब जो हमें जिसमें तीनों नहीं वो पता करना है, तो हमें उसके लिए पता करना पड़ेगा कि ऐसी कितनी कारें हैं जिसमें AC और रेडियो दोनों है, ऐसी कितनी कारें हैं जिसमें AC और पावर विंडो दोनों है, ऐसी कितनी कारें हैं जिसमें रेडियो और पावर विंडो दोनों है, और ऐसी कितनी कारें हैं जिसमें सिर्फ AC है, ऐसी कितनी कारें हैं जिसमें सिर्फ रेडियो है, ऐसी कितनी कारें हैं जिसमें सिर्फ पावर विंडो, और ऐसी कितनी कारें हैं जिसमें AC, रेडियो, पावर विंडो तीनों है। फिर इन सबको ऐड करके और हम टोटल 25 में से उसको घटा देंगे। अब देखो, तो हम इसके ही लैंग्वेज से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितने ऐसे हैं जिसके पास कार में रेडियो है, कार में ये है, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहला लाइन देखो क्या कह रहा है, 15 हैड एयर कंडीशनिंग, यानी टोटल 25 में से 15 कार में एयर कंडीशनिंग है, ठीक है, ध्यान से समझना। 2 हैड एयर कंडीशनिंग एंड पावर विंडोज़ बट नो रेडियोज़, कि पावर विंडो और AC जिसमें देखो पावर विंडो और AC ऐसे कार कितने हैं टोटल 2, जिसमें पावर विंडो और AC है लेकिन उसमें रेडियो नहीं है, ठीक है। आगे 12 है, अब अभी इस वाले को हम छोड़ देते हैं 15 को 12 को, ठीक है। 6 हैड एयर कंडीशनिंग एंड रेडियो बट नो पावर विंडोज़, 6 के पास AC है और और रेडियो है, सॉरी AC और रेडियो वाले 6 हैं, ठीक है, और लेकिन उसमें कोई भी पावर विंडो नहीं है। 11 हैड पावर विंडोज़, इसको भी छोड़ देते हैं। 4 हैड रेडियो एंड पावर विंडोज़, ठीक है। अब ध्यान से समझना, लेकिन इसमें बट नो रेडियोज़, नो AC नहीं लगाया उसने, कि 4 ऐसे हैं जिसमें रेडियो और पावर विंडो है, ठीक है, पर हो सकता है उसमें AC भी हो। तो अब ये कितने हैं, 3 हैड ऑल 3 ऑप्शन। अब 3 ऐसे हैं जिसमें AC, रेडियो, पावर विंडो तीनों है, और 4 ऐसे हैं जिसमें रेडियो, पावर विंडो है और उसमें, ठीक है, हो सकता है AC हो भी और नहीं भी हो। तो 4 में से इस 3 को घटा दो ना भाई, 3 ऐसे हैं जिसमें तीनों है, तो एक ही ऐसा हुआ ना जिसमें रेडियो और पावर विंडो दोनों है, ठीक है। अब ध्यान समझना, अब शुरू में उसने बोला था कि 15 के पास एयर कंडीशन है, टोटल 15 एयर कंडीशन, तो 6 एयर कंडीशन ये हो गए, 2 एयर कंडीशन, ठीक है, 6 एयर कंडीशन ये हो गए, ठीक है, 2 एयर कंडीशन ये हो गए,
फिर तुम्हारा तो 6 2 8 एयर कंडीशन और 3 11 एयर कंडीशन ये हो गए। तो टोटल बचे कितने, 4 एयर कंडीशन ऐसे हैं कार्स जिसमें सिर्फ एयर कंडीशन है, ठीक है। उसने बोले 12 रेडियो वाले थे, तो 6 रेडियो ये हो गए, एक रेडियो ये हो गया, तो 6 1 7 और 3 रेडियो ये हो गए, तो 7 3 10। तो 2 रेडियो ऐसे कार जिसमें सिर्फ रेडियो है 2 हो गए। पावर विंडो वाले देख लो भाई, उसने बोला टोटल में 11 में पावर विंडोज़ है, तो 11 पावर विंडोज़ देखो, 2 2 1 3 3 और क्या कहता है इधर 3 6, तो 6, तो यानी इसका मतलब 5 में पावर विंडोज़, ठीक है। 5 ऐसे कार्स हैं जिसमें पावर विंडोज़, ठीक है, सिर्फ पावर विंडोज़ हैं, ठीक है। तो अब देखो सबको जोड़ लेते हैं, 6 2 8 1 9 4 13 2 15 5 20 3 23, तो 23 ऐसे कार्स हैं जिसमें ये सारे फीचर्स हैं। तो 2 ऐसे कार है जिसमें कुछ भी नहीं है, ना पावर विंडो है ना रेडियो है, और ना ही उसमें क्या कहते हैं एसी है, एसी ना पावर विंडो ना रेडियो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। फिर अगला देखो 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ। कह रहा है कि भाई जैसे ऐसे लाइन्स होती है ना, तो पहले देखो शुरू में तो ऐसे पेज में क्या होता है, शुरू में ये जो खाली जगह होती है ऐसे लाइन वाला, ठीक है, ये तो हो गया हमारा मार्जिन, ये वाला हमारा पोर्शन हो गया मार्जिन। कह रहा है ये मार्जिन होता है, और फिर हम जब पैराग्राफ कुछ नया स्टार्ट करते हैं ना, हम जस्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं थोड़ा आगे से स्टार्ट करते हैं। तो ये मार्जिन और पैराग्राफ स्टार्ट होने के बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेटा इंडेंटेशन, ठीक है, इंडेंटेशन कहलाता है। तो अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, मैं फिर आपको आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो इसमें ना बीच बीच में मैथ के क्वेश्चन और वो दे रखे हैं, एक ही जगह दे रखा होता तो मैं करके एक साथ बता देता, बट मैं क्वेश्चन ढूंढ के नहीं तो मैं देखूंगा कैसे कर सकता मैं सीक्वेंशियली आगे की क्वेश्चंस भी आपको धीरे धीरे उनके क्या आंसर्स होंगे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जिन्होंने भी चंडीगढ़ का एग्ज़ाम दिया है, और उनको कहिए कि आप अपना आंसर मिलाइए, ठीक है। देखो एक रीजनिंग का क्वेश्चन है बस जिसमें हो सकता है कि गलत हो, बाकी नहीं तो या वो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली सही होगा। तो 99 to 100% जो है आपके क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ये सही है, करेक्ट है, ठीक है। आप जब फाइनल आंसर की आएगी, जो आपका ऑफिशियल आंसर की आएगी, आप मिला लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।